Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams. Now we will start the sample paper. Start from question number 1. इसमें क्या पूछा गया है? स्विमिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ. स्विमिंग यानी कि तैरना किसकी वजह से पॉसिबल है, या इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप आइस के सरफेस पे हैं तो न्यूटन्स के किस लॉ की हेल्प से आप आगे मूव कर सकते हैं. दोनों सिमिलर क्वेश्चन हैं. जैसे आप स्विमिंग करते हैं तो क्या करते हैं, वाटर को आप पीछे की तरफ धक्का लगाते हैं, वाटर को हाथों से पीछे की तरफ धक्का लगाते हैं, तो वाटर आप पे किधर की तरफ फोर्स लगाता है, आगे की तरफ, और आप क्या करते हैं, तैरते हैं उसमें. तो स्विमिंग किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, एक्शन और रिएक्शन पेयर की वजह से ना. सो कौन सा लॉ हो जाएगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ. तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सी वाला. स्विमिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, सिंपल पूछा गया है F इक्वल्स टू ma. ये फॉर्मूला किस लॉ से डिराइव किया गया है, न्यूटन के. फ्रॉम विच लॉ ऑफ मोशन F इक्वल्स टू ma फॉर्मूला हैज बीन डिराइव्ड. तो सिंपल अगर न्यूटन्स के सेकंड लॉ का स्टेटमेंट पढ़ें तो क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी. तो न्यूटन्स सेकंड लॉ अगर आप देखें, पूरा ध्यान से समझ लीजिएगा, और इसमें छोटी छोटी बातें और भी हैं. न्यूटन्स सेकंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी. कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है और स्पीड कितनी है, v है. सो इस लीनियर मोमेंटम क्या होता है, mv. तो अगर मास को हम लोग कांस्टेंट माने, ये स्पेशल केस होता है, अगर मास कांस्टेंट माने तो डेल्टा p क्या हो जाएगा, m इंटू डेल्टा v. तो यहाँ पे रखिए m इंटू डेल्टा v और बाई डेल्टा t. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन. तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ma. तो F इक्वल्स टू ma फॉर्मूला कहाँ से आया है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ से आया है. न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, इसी को रियल लॉ ऑफ मोशन कहते हैं. क्यों, एक स्टेटमेंट सुनिएगा, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रियल लॉ ऑफ मोशन बिकॉज फर्स्ट एंड थर्ड लॉ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ. क्योंकि पहले और तीसरे को इस सेकेंड लॉ की हेल्प से डिराइव किया जा सकता है, इसलिए सेकेंड लॉ को क्या कहते हैं, रियल लॉ ऑफ मोशन. ये भी फैक्ट अपने दिमाग में रखिएगा. नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. पूछा गया है, एट व्हाट टेम्परेचर रीडिंग ऑफ सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट स्केल्स आर सेम. किस पे सेल्सियस और फॉरेनहाइट स्केल की रीडिंग सेम आएगी. तो सेल्सियस और फॉरेनहाइट स्केल की रीडिंग में जो रिलेशन होता है वो क्या लिखते हैं, 9c इक्वल्स टू लिखते हैं 5f माइनस 32. ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बड़ा बेसिक सा है, इसे आप याद रखेंगे. तो आपको सेल्सियस को किसके इक्वल करना है, फॉरेनहाइट के. तो फॉरेनहाइट की जगह क्या रख दें, सेल्सियस. तो 9c इक्वल्स टू लिखेंगे तो 5c माइनस 32. सॉल्व करिए तो ये 4c हो जाएगा. इधर आप लिखेंगे -5 इंटू 32. तो सेल्सियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -40. यानी किस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फॉरेनहाइट की रीडिंग सेम आती है, सो -40 डिग्री सेल्सियस. चाहे -40 डिग्री सेल्सियस कहिए या -40 डिग्री फॉरेनहाइट कहिए, बात एक ही है. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाले का बी हो जाएगा. इस डाटा को कोशिश करिएगा, याद रखिएगा, और ये फॉर्मूला भी याद रहे आपको. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन पे क्वेश्चन दिया है. प्रोजेक्टाइल मोशन कब होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से फेंका जाता है कि थीटा की वैल्यू बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री हो. किससे, हॉरिजॉन्टल से. कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है. सपोज इनिशियल वेलोसिटी इज u. अच्छे से समझ लीजिएगा. तो इसकी वेलोसिटी को तोड़ दे दो कंपोनेंट में, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, तो थीटा से सटी हुई साइड पे हमेशा क्या आता है, कॉस. u cos थीटा. अपोजिट वाले पे कितना आ जाएगा, u sin थीटा. तो देखिए इसकी स्पीड की, इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आए हैं. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आया है, u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, u sin थीटा. राइट.
तो इस वर्टिकल कंपोनेंट पे हमेशा क्या लग रहा है नीचे की तरफ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बिकॉज ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा चेंज होगा। पहले ये घटते 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 कितना होगा, 0 होगा, फिर नीचे की तरफ इसकी वैल्यू बढ़नी शुरू होगी, तो इसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूसली चेंज होती है। लेकिन जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, इधर की तरफ कोई फोर्स नहीं है, तो ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाता है, कांस्टेंट। थ्रू आउट द मोशन हॉरिजेंटल कंपोनेंट यही रहेगा। इवन जब टॉप पे पहुंचता है ना, यानी कि जब हाइट मैक्सिमम होती है तब भी ये कंपोनेंट रहता है, u cos थीटा होता है। तो आगे से एक इंफॉर्मेशन और याद रखिएगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में इवन टॉप मोस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट पर भी वेलोसिटी 0 नहीं होता। वेलोसिटी का केवल एक कंपोनेंट 0 होता है। कौन सा, वर्टिकल वाला कंपोनेंट होता है 0। एक कंपोनेंट अभी भी है हॉरिजेंटल कंपोनेंट, और यही प्रोजेक्टाइल को आगे की तरफ लेके जाता है। और इस पूरे प्रोजेक्टाइल के दौरान देखिए एक्सीलरेशन हर जगह कितना होता है, g, और डायरेक्शन किधर होती है, डाउनवर्ड। ऑब्जेक्ट जहां चाहे जहां जाए एक्सीलरेशन हमेशा कितना होगा, g, और हमेशा किधर लगता है, नीचे की तरफ, हर जगह पे एक्सीलरेशन g। तो देखिए g की वैल्यू और डायरेक्शन दोनों नहीं चेंज हो रहा, यानी कि एक्सीलरेशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन डू नॉट चेंज। और साथ में क्या नहीं चेंज हो रहा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, दो चीजें प्रोजेक्टाइल में नहीं बदलती, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ये दो चीजें क्या होती हैं, नेवर चेंजेज। किसमें, प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हम लोग का, बी वाला। एक इंफॉर्मेशन इसमें जरूरी थी, समझ के रखिएगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हाईएस्ट पॉइंट पर भी वेलोसिटी 0 नहीं होती, वेलोसिटी का केवल एक कंपोनेंट 0 होता है। तो बताइए हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल में क्या वेलोसिटी 0 होगी, नहीं। और वेलोसिटी 0 नहीं तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, नहीं। न तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है और न ही काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। Now in question number 5 they have asked you about magnetic field at a point due to current carrying wire। सपोज एक वायर है जिसकी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताना है। तो यहां से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ले लें, पॉइंट P है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r इफ दिस वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो मैग्नेटिक फील्ड देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, करंट के, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सी वाला। मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू द वायर, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 काफी सिंपल है और काफी फेमस भी है, थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए पूछे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ टाइम। कौन समय का मात्रक नहीं है, टाइम नहीं है। अगर सी वाला ऑप्शन देखें तो उसमें क्या दिया है, लाइट ईयर। तो लाइट ईयर की डेफिनेशन क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन ए टाइम इंटरवल ऑफ 1 ईयर। लाइट के द्वारा एक साल में कितनी डिस्टेंस चली जाती है उसे क्या कहते हैं, लाइट ईयर। तो लिख लीजिएगा इसकी डेफिनेशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, 1 ईयर। तो लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस की यूनिट है, ठीक। तो डिस्टेंस की यूनिट कुछ और समझ लीजिए, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सी वाला। लाइट ईयर किसका यूनिट है, डिस्टेंस का, टाइम का नहीं है। डिस्टेंस के और समझ लीजिएगा, पार्सेक होता है, लाइट ईयर होता है, और डिस्टेंस की कौन सी यूनिट होती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर इनका ट्रेंड पूछे कौन ज्यादा कौन कम होता है, तो सबसे ज्यादा क्या होता है, पार्सेक, फिर लाइट ईयर, फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक। सबसे ज्यादा पार्सेक, फिर लाइट ईयर, फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। PLA से याद रखिएगा। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। 7th वाला क्वेश्चन देखिएगा,
चार ग्राफ दिया है। अगर ए वाले ग्राफ को देखें तो ग्राफ कुछ ऐसे है, इधर टाइम है और इधर डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस के बारे में एक बात पता है ना कि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती और डिस्टेंस कभी घटती भी नहीं, डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेज। क्योंकि डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट चलता जाएगा डिस्टेंस बढ़ती ही जाएगी, डिस्टेंस कभी घटती नहीं। इसमें देखिए पहले डिस्टेंस इंक्रीज हुई फिर घट गई, तो डिस्टेंस स्टार्टेड डिक्रीजिंग। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बी वाले से पहले आप सी वाला और डी वाला देख लीजिए, तब हम लोग बी वाले पे देख लेंगे। अगर सी वाले ऑप्शन को देखें आप तो इसमें दिया हुआ है इधर डिस्प्लेसमेंट है और इधर क्या है, टाइम है। तो ग्राफ कुछ इस तरह से दिया है। तो यहाँ पे देखिए किसी एक पर्टिकुलर टाइम में क्या किसी ऑब्जेक्ट के दो डिस्प्लेसमेंट हो सकते हैं? एक ही टाइम पे क्या कोई ऑब्जेक्ट दो जगह हो सकता है? नहीं, एक समय पे दो डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। तो सी वाला भी कैंसिल हो गया। बी वाला देखिएगा तो फिर से ग्राफ कुछ उसी तरह का है, टाइम का है, डिस्प्लेसमेंट का है और ग्राफ कुछ ऐसे आ गया है। फिर से देखिए एक ही टाइम पे दो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो ये भी ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा। जबकि बी वाला देखिए तो बी वाला इधर आपका टाइम है और इधर आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो ग्राफ कुछ ऊपर गया है, पहले डिस्प्लेसमेंट बढ़ा है और फिर घटा है। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है एंड इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, B1। क्वेश्चन नंबर 8 प्योरली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा है किसके बारे में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखते ही आपके दिमाग में क्या क्या पिक्चर दौड़ना चाहिए समझिएगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है, मीन्स वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, वेलोसिटी बदल नहीं रही है। अगर वेलोसिटी बदल नहीं रही तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो इट विल हैव अ मैग्नीट्यूड। Since velocity is a vector quantity, so it will have magnitude as well as direction. मैग्नीट्यूड भी होगा और क्या होगा, डायरेक्शन। और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या कहते हैं, स्पीड। वेलोसिटी नहीं बदल रही, इसका मतलब ना स्पीड बदलेगा ना ही डायरेक्शन। इसका मतलब स्पीड भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा और डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। और जब स्पीड डायरेक्शन कुछ नहीं बदलेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या लिखते हैं, dv/dt। तो वेलोसिटी कहीं ना कहीं कांस्टेंट हो गई ना, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। सिंपल सी एक्सीलरेशन की डेफिनेशन ही देख लीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का काम क्या होता है, वेलोसिटी को चेंज करना। और जब वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही तो इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम कितना होगा, जीरो। आगे से यूनिफॉर्म वेलोसिटी आए तो इतनी बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, तो कोई क्वेश्चन मिस नहीं होगा। तो 8th का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला, राइट। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखिएगा, कहीं पे कोई दिक्कत ना होने पाए। क्वेश्चन नंबर 9 किसके बारे में है, इट इज ऑल अबाउट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। 2 मिनट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में समझ लीजिए। इसे स्यूडो फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्यूडो फोर्स, बिकॉज इट्स नीड अराइजेज ओनली व्हेन वी आर वर्किंग इन नॉन इनर्शियल फ्रेम। जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी आप न्यूटन्स की लॉ अप्लाई करते हैं तो आपको एक नए फोर्स की जरूरत होती है जिसे आप क्या कहते हैं, स्यूडो फोर्स। इसकी वैल्यू कैसे पता करते हैं, सपोज किसी एक्सिस के अबाउट कोई ऑब्जेक्ट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, सपोज मास m है, डिस्टेंस कितनी है, r। तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा दूर की तरफ लगता है, बाहर की तरफ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, mr ओमेगा स्क्वायर। सिंपल सी बात। तो अर्थ के केस में देखिए, अर्थ इज ऑल्सो रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उस पर क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए सपोज ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m। तो अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है तो एक्सिस से डिस्टेंस लेंगे, सपोज एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, r, मास m।
अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ कितना लग जाएगा, mr ओमेगा स्क्वायर। लेकिन आप जैसे जब इक्वेटर पे होंगे तब ये वैल्यू मैक्सिमम होगी। जैसे 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 आप पोल की तरफ जाएंगे, जब आप पोल की तरफ जाइए, देखिए वैल्यू घटती जा रही है, घटते 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 फाइनली कितनी हो जाएगी, 0। तो एट पोल्स पे ऑब्जेक्ट की एक्सेस से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0। तो r की वैल्यू 0, तो r यहाँ 0 रखेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी। In question number 10, they have asked you about conservation of linear momentum. न्यूटन के सेकेंड लॉ को याद करिए, क्या कहा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। यानी फोर्स की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अगर बाहर से लगने वाले फोर्स की वैल्यू कितनी हो, 0, यानी किसी सिस्टम पे बाहर से कोई नेट फोर्स न लगे तो ये वैल्यू भी 0 होगी, तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब डेल्टा पी 0 है, इसका मतलब P2 माइनस P1 की वैल्यू क्या है, 0। तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, P1। इसी को क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यानी कि किसी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा अगर उस पर कोई बाहर से फोर्स न लगे। लीनियर मोमेंटम कंजर्व होने का सिंपल मतलब क्या होता है कि जितना मोमेंटम पहले था उतना ही बाद में होगा। कब, जब उस सिस्टम पे कोई बाहर से नेट फोर्स न अप्लाई किया जाए। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम मस्ट बी 0। तो जो रॉकेट होता है, रॉकेट के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, तो उसमें ऐसे ढेर सारे इंजन वगैरह लगे रहते हैं, इधर फ्यूल निकलता है, तो रॉकेट किधर जाता है, ऊपर की तरफ। तो रॉकेट के अंदर फ्यूल होता है, वो फ्यूल हाइड्रोजन के फॉर्म में होता है या कोई भी प्रोडक्ट हो, तो ये बर्न करता है तो एग्जॉस्ट के थ्रू ये बड़ी तेजी से नीचे आता है, तो रॉकेट किधर जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। तो कोई बाहर से फोर्स नहीं लगा इस रॉकेट पे ना, रॉकेट के अंदर का फ्यूल बर्न हुआ, वो निकला अंदर की तरफ, पीछे नीचे की तरफ, तो रॉकेट किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। तो बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए इसका मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 11 काफी कॉन्सेप्चुअल है, समझिएगा। पूछे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ एनर्जी। तो ए वाला ऑप्शन देखिए, तो इसमें कह रहे हैं कैलोरी। कैलोरी तो सीधे सीधे एनर्जी की यूनिट है, तो ये तो गलत हो जाएगा। सेकंड पूछे हैं कहें कौन सी नहीं है, जूल पूछे हैं, तो जूल तो एनर्जी की यूनिट है, तो ये भी ऑप्शन नहीं सही होगा। सी वाला ऑप्शन देखिए, सी में दिए हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिए हैं आपको, क्या दिए हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इसको समझा देते हैं। डी दिए हैं वाट। एक बात हमें पता है, वाट किसकी यूनिट होती है, पावर की। पावर, इसे वाट को कैसे लिखते हैं, जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड का ही दूसरा नाम होता है वाट। तो वाट किसकी यूनिट है, पावर की, एनर्जी की नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में समझ लीजिएगा, ये भी किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की यूनिट है, इसके बारे में समझ लीजिएगा। सपोज किसी चार्ज को, सपोज कोई चार्ज Q है, उससे भी पोटेंशियल डिफरेंस से पास कराया जाए। भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। किसी चार्ज Q को भी पोटेंशियल डिफरेंस से पास कराया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज होता है, तो आप कहते हैं Q इंटू भी। सिंपल सी बात। तो इसी तरह से किसी इलेक्ट्रॉन को भी वोल्ट पोटेंशियल से पास कराएं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितने से इंक्रीज हो जाती है, EV से। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज बेसिकली एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की। एक इंफॉर्मेशन और याद रखिएगा, ये जूल ऑफ कैलोरी में रिलेशन, 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.186 जूल होता है। ये रिलेशन याद रखिएगा, या सिंपल आप कर सकते हैं 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 को 4.2 लिख सकते हैं, 4.2 जूल। ये रिलेशन याद होना चाहिए। तो दो बातें याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की, और वाट टू पावर की, इसके बारे में जानते ही आप। ये डाटा इंफॉर्मेशन याद रहनी चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 12 इज अबाउट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इनका नाम समझिएगा। जियो का मतलब होता है अर्थ,
यानी कि ऐसी सैटेलाइट जिसे अर्थ से देखने पर वो क्या दिखे आपको, स्टेशनरी। यानी आप यहाँ कहीं पे हैं तो आप अर्थ भी रोटेट कर रही है तो ये सैटेलाइट भी उसी तरह से रोटेट करेगी, तो आपको ये सैटेलाइट हमेशा एक ही पोजीशन पर दिखेगी, ऐसा आपको लगेगा। आप अर्थ के साथ रोटेट कर रहे हैं तो वो सैटेलाइट भी उसी के साथ साथ रोटेट करेगी, ठीक। तो आपको हमेशा सैटेलाइट कैसे दिखेगी, स्टेशनरी। तो अर्थ से देखने पर ये सैटेलाइट स्टेशनरी दिख रही है, इसीलिए इसका नाम होता है जियो स्टेशनरी। और सैटेलाइट के बारे में तो जानते ही हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं, फॉर कम्युनिकेशन पर्पजेज। जैसे मोबाइल कम्युनिकेशन होता है ना, उनके लिए कौन सी सैटेलाइट यूज करते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो ये भी बात आपको याद होनी चाहिए। तो अर्थ से ये स्टेशनरी दिखे अर्थ के रिस्पेक्ट में, इसलिए अर्थ चूंकि रोटेट कर रही है, अर्थ का कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगा, टाइम पीरियड होगा, तो इसका भी टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जो अर्थ का टाइम पीरियड होता है वही किसका टाइम पीरियड होता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का। जो अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी होगी वही किसकी होती है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की। सिंपल। और अर्थ से इनकी हाइट कितनी होती है, नियरली 36,000 किलोमीटर। ये इंफॉर्मेशन भी पूछी जाती है तो याद रखिएगा, अर्थ से कितनी हाइट पे रखे जाते हैं ये सैटेलाइट, अराउंड 3600 किलोमीटर। तो सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज रिलेटेड विथ मूवमेंट ऑफ गैसेस। गैस ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। गैस का मूवमेंट हमेशा किधर होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, राइट। तो कहीं पे अगर सडनली प्रेशर फॉल कर रहा है, यानी कहीं पे लो प्रेशर एरिया बन रहा है, अगर कहीं पे लो प्रेशर एरिया है तो इसके आसपास हाई प्रेशर होगा, तो हाई प्रेशर से गैसेस कहाँ मूव करेगी, एयर कहाँ मूव करेगी, लो प्रेशर की तरफ। और जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी तेज़ी से मूव करेंगी। तो क्या चलेगी, ढेर सारी तेज स्पीड से गैसेस तेज स्पीड से आधी आएंगी, ठीक। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए वाला, स्टॉर्म होगा। और यही ग्रेजुअल फॉल होगा, तब सडन फॉल होगा तो स्टॉर्म आएगा, और ग्रेजुअल फॉल होगा तो क्या होगा, रेन फॉल होगा, बारिश होगी। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14। रेन ड्रॉप से जुड़ी हुई दो बातें पूछी जाती हैं। एक, रेन ड्रॉप्स की स्पीड कांस्टेंट क्यों हो जाती है, 3 क्वेश्चन होते हैं। एक, रेन ड्रॉप्स का शेप जो है वो स्फेरिकल क्यों होता है। दूसरा क्वेश्चन, रेन ड्रॉप्स एक कांस्टेंट स्पीड से ही क्यों गिरती हैं, जबकि अगर बादल देखें तो वो करीब 5 किलोमीटर की हाइट पे होती है, तो नीचे उन्हें ठीक ठाक स्पीड से आना चाहिए, लेकिन सबकी स्पीड आमतौर पर आप देखेंगे कांस्टेंट होती, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं होती। तो इसके पीछे का रीजन क्या है। और एक क्वेश्चन और बनता है, बिगर रेन ड्रॉप्स हैव greater velocity while smaller raindrops will fall slowly। जो बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें होती हैं वो तेजी से गिरती हैं, जबकि छोटी वाली ड्रॉप्स, छोटी वाली बूंद कैसे गिरती है, फुहारों की तरह गिरती है। इन सब के पीछे का रीजन आपको जानना होगा। तो अभी हमसे जो पूछा गया है कि why रेन ड्रॉप्स हैव कांस्टेंट वेलोसिटी। रेन ड्रॉप्स की क्या होती है, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो जब कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड मीडियम, फ्लूइड से पास करता है तो उस पे पीछे की तरफ एक विस्कस ड्रैग फोर्स लगता है। क्या लगता है, विस्कस ड्रैग फोर्स लगता है। किसकी वजह से, विस्कोसिटी की वजह से। दिस फोर्स इज एक्टिंग बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी। इसकी वैल्यू कितनी होती है, याद करने की जरूरत नहीं है, इतना नहीं पूछेंगे, 6 पाई एटा आर भी होता है। तो ये धीरे धीरे इसकी स्पीड को कांस्टेंट कर देता है। तो रेन ड्रॉप्स की कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी के पीछे रीजन क्या है, वेलोसिटी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 14th वाले का ए हो जाएगा। कांस्टेंट वेलोसिटी इज ड्यू टू विस्कोसिटी, राइट। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 15। लैंटर्न की में जो विक होती है, जो कपड़े का, कॉटन के कपड़े का होता है, उसमें केरोसिन ऊपर की तरफ चढ़ता है, तब जाके वहां पे वो जलता है, ऑयल। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल होता है, तो सिंपल सा आंसर क्या है, कैपिलरी एक्शन। कैपिलरिटी के 2-3 एग्जाम्पल और समझ लीजिए। जो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं या कोई भी प्लांट्स हैं वो अर्थ से कैसे सक करते हैं, वाटर या कोई भी मिनरल कैसे सक करते हैं, तो वो किसके थ्रू सक करते हैं, उनके हेयर रूट्स होते हैं।
जो जड़ें होती हैं वहाँ पे छोटे छोटे क्या होते हैं, हेयर रूट्स होते हैं। कभी आप कोई पेड़ उखाड़ के देखेंगे तो उसमें दिखेंगे छोटे छोटे हेयर रूट्स होते हैं। तो उनकी हेल्प से वो कैपिलरी की तरह काम करते हैं। तो उनकी मदद से ये क्या करते हैं, वाटर को सक करते हैं। ये हो गया आपका विक का एग्जाम्पल हो गया। कॉटन का क्लॉथ, कॉटन का कपड़ा आप गर्मियों में क्यों पहनते हैं, क्योंकि कॉटन के कपड़े में ढेर सारी कैपिलरी ट्यूब बन जाती है, छोटे छोटे होल्स होते हैं जो कि किसकी तरह काम करते हैं, कैपिलरी की तरह। तो वो पसीना जल्दी सोखते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो अब पसीनों को किधर एक्सपोज कर देते हैं, एटमॉस्फेयर को। तो जल्दी जल्दी पसीना सूखता रहता है आपका। तो ये हो गया। तो अगर ये बताइए कैपिलरिटी एक्शन ना हो तो पेड़ पौधे पानी नहीं सक कर पाएंगे, और पानी नहीं सक कर पाएंगे तो उनकी कोई लाइफ नहीं है। तो अगर कैपिलरी एक्शन ना हो तो कोई ग्रीनरी पॉसिबल नहीं है, तो दीपक जलना भी पॉसिबल नहीं होगा, और जो सोखता होता है वो पानी सोखता है वो भी पॉसिबल नहीं होगा। तो ये सारे एग्जांपल्स याद रखिएगा। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 16 दे हैव आस्क्ड यू अबाउट साइनिंग ऑफ डायमंड। तो देखिए बालक, बेसिकली 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन था, एक इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। टीआईआर के बारे में आप बड़ी डिटेल में पढ़े होंगे। 3 प्रोसेस याद रखिएगा टीआईआर की वजह से क्या क्या होता है। एक तो जैसे क्वेश्चन में ही पूछा है, साइनिंग ऑफ डायमंड। साइनिंग ऑफ डायमंड बेसिकली डायमंड को इस तरह से, जैसे 2 तरह के डायमंड होते हैं। एक रफ डायमंड होता है जो खदानों से सीधे निकल के आता है, तो वो उतना शाइन नहीं करता, उसको पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करते हैं तो उसमें कई फेसेस इस तरह से निकाले जाते हैं कि एक बार लाइट इसके अंदर एंटर करे, एक बार लाइट एंटर करे तो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहे, निकल के बाहर न जाने पाए, ज़्यादातर समय इसी के अंदर घूमता रहे। तो इसी वजह से डायमंड क्या होता है, चमकता है। तो साइनिंग ऑफ डायमंड के पीछे रीजन क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और 2 एग्जांपल याद रखेंगे। एक क्या होता है, मिरेज का फॉर्मेशन होता है डेजर्ट्स में, या गर्मियों में आप रोड पे भी देख सकते हैं। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल फाइबर केबल का। ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज कहाँ करते हैं, जैसे आजकल तगड़ा बैंडविड्थ देने के लिए या इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज करते हैं, हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिशन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 70 दो तरह से पूछा जाता है। कभी कहते हैं कि सेविंग मिरर भी कह सकते हैं, या कभी कभी कह देते हैं मेकअप के लिए या सैलून के लिए कौन सा मिरर आप यूज करते हैं। ठीक, सिंपल सी बात। तो देखिए, आपको थोड़ा सा अपना चेहरा जो दिखना चाहिए ना, 2 चीज़ें होनी चाहिए सेविंग करने के लिए या मेकअप के लिए। आपका चेहरा सीधा सीधा दिखना चाहिए, यानी कि इमेज कैसे बननी चाहिए, इरेक्ट बननी चाहिए, इन्वर्टेड नहीं बननी चाहिए, और थोड़ा सा मैग्नीफाइड होना चाहिए, यानी बड़े साइज का बने। तो अगर हम लोग कॉनकेव मिरर को देखें, कॉनकेव मिरर कैसा है, कॉनकेव है मिरर। तो अगर हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर रखें, इफ इट इज ए कॉनकेव मिरर एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन फोकस, फोकस के अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसका इमेज बनाएं। तो एक रे को सीधे भेज दीजिए तो कहाँ से पास करेगी, फोकस से होके जाएगी। एक रे को ऐसे यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये कुछ ऐसे चली जाएगी। तो ये तो डाइवर्जिंग रेज हैं, तो मिलेंगी नहीं, तो आपको पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। तो पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कहीं जाके क्या बनेगा, इमेज। अगर ये ए बी है तो बी से आने वाली रेज है, तो ये बी डैश ए डैश। इमेज जो बना है वो देखिए इरेक्ट है, यानी कि सीधा इमेज है। और दूसरा मैग्नीफाइड है ना, मैग्नीफाइड का मतलब बड़े साइज का बना है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। तो इमेज इरेक्ट भी है और मैग्नीफाइड है, तो आपका काम हो जाएगा कॉनकेव मिरर में। प्लेन मिरर क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि प्लेन मिरर इरेक्ट इमेज तो बनाता है, लेकिन साथ में क्या दिक्कत हो जाती है, मैग्नीफाई नहीं कर पाता, सेम साइज का बनाता है। और कॉन्वेक्स मिरर की दिक्कत क्या है, वो भी इरेक्ट बना सकता है, लेकिन हमेशा स्मॉलर इमेज बनाता है, डिमिनिश्ड बनाता है। तो 17 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 डायरेक्ट डेफिनेशन है। केपलर्स के 3 लॉ हैं, केपलर्स के 3 लॉज हैं। उनमें से एक क्या है कि मान लीजिए कोई ये सन है आपका, सन के चारों ओर कोई एक प्लैनेट है जो कि क्या कर रहा है,
इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है। तो सपोज इसकी मेजर सेमी मेजर एक्सिस कितनी है, कैपिटल ए। तो इसके एक चक्कर कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसे क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। लेकिन होता क्या है, हम लोग इसे एलिप्टिकल ना मान के ज़्यादातर बार क्या मान लेते हैं, सर्कुलर मान लेते हैं। तो हम लोग क्या ले लेंगे, रेडियस। तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 19 इज वंस अगेन कॉन्सेप्चुअल एंड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। दोनों हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट समझना चाहें तो वो भी समझ सकते हैं। आइडियल गैस के केस में आपस में इंटरैक्शन नहीं होता तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं एसोसिएट करते। ये डाटा भी याद रखिएगा, ये इंफॉर्मेशन भी। इन केस ऑफ आइडियल गैस टू ऑल द इंटरनल एनर्जी इज प्योरली इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। पूरी की पूरी इंटरनल एनर्जी किस फॉर्म में होती है, काइनेटिक एनर्जी में, बिकॉज दे डू नॉट एसोसिएट एनी पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, क्योंकि उनमें मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरैक्ट नहीं करते। तो इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो लिखते हैं हम लोग F/2 nRT। तो इंटरनल एनर्जी केवल और केवल किस पे डिपेंड करती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला। क्वेश्चन नंबर 20 शुरुआत के 12th के चैप्टर से है, बड़ा ही सिंपल है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछे हैं चार्ज दो तरह से कर सकते हैं, एक बाई कंडक्शन या बाई इंडक्शन, इंड्यूस करके। तो चार्जिंग बाई कंडक्शन में आप क्या करते हैं, एक चार्ज बॉडी को किसके पास लाते हैं, अनचार्ज्ड बॉडी के पास लाते हैं। तो मान लीजिए एक हमें बॉडी को चार्ज करना है, इसे इंसुलेटेड स्टैंड पे मान लीजिए किस पे रखे हैं, इंसुलेटेड स्टैंड पे रखे हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक चार्ज बॉडी लाते हैं, मान लीजिए चार्ज बॉडी कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किधर की तरफ ट्रांसफर होंगे, इधर की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से इधर की तरफ जा रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन के पास कुछ मास होता है ना, तो जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, मास की कमी होगी। तो इस केस में मास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन देखिए चार्ज निगेटिव भी तो हो सकता है ना, निगेटिव हो सकता है। कैसे, मान लीजिए आप निगेटिवली चार्ज प्लेट लाएं, कोई निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे क्या है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन इससे कहाँ जाएंगे, इस ऑब्जेक्ट पे चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आएंगे तो मास इंक्रीज होगा। तो मास देखिए इंक्रीज भी हो सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है ना, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला। मास में इंक्रीज और डिक्रीज, राइट। सो दैट्स ऑल in this sample paper. Major Kalshi classes online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams.